वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। यूनिट 5 आपकी चल रही है जिसका हम लेसन 2 करेंगे। इसके बाद आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं है पढ़ने के लिए। तो चैप्टर का नाम है स्टॉक मार्केट सम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। सारा हो चुका है, बस लास्ट का आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाए तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पर और सर्च कीजिए एकलव्य स्नातक 1 और ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको फैक्ट जानने का बेहद शौक है तो आप जाकर फैक्ट्स विद भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारा का सारा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विटी शेयर्स। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसका नाम होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एक तरह का कंपनी में ओनरशिप को दिखाता है कि भाई कंपनी में आपका ओनरशिप हो जाता है एक हद तक। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जहां पर आपको क्या होता है फ्रैक्शनल ऑनरशिप मिल जाती है। कुछ आप पूरी तरीके से तो ऑनर नहीं होते लेकिन कुछ अंश कुछ फ्रैक्शनल और ऑनरशिप मिल जाती है, यानी कि आप कुछ हद तक जो है वहाँ पर एज ए ऑनर मारे जाएंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी बहुत पावर आपको मिल जाएंगी। और ये जो टाइप्स और इस टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अधिकार होता है वोट देने का, और यहाँ तक कि उनको अधिकार होता है मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट उसको चुनने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जो इक्विटी शेयर्स होता है वो एक तरह की फ्रैक्शनल ऑनरशिप होती है किसी भी कंपनी में, जहाँ पर वो जिसके पास ये अधिकार है वो वहाँ पे वोट भी दे सकता है और सेलेक्ट द कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट को चुन भी सकता है। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस को किसी भी कंपनी में। ठीक है, जो रेज कैपिटल करने के लिए जिस कंपनी को क्या होता है कि भाई पैसे चाहिए होते हैं, धन जुटाना होता है, तो इक्विटी शेयर्स एक ऐसा तरीका है जहां पर उनको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल होता है वो हमेशा जो है रिमेनिंग रहता है, कंपनी के पास ही रहता है, और जब कंपनी जो होती है तभी उसको देती है जब कंपनी बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इट्स ओनली गिवन बैक ओनली व्हेन द कंपनी इज क्लोज्ड, यानी कि हमेशा जो शेयर होते रहते हैं तो कंपनी के पास है लेकिन ये तब लौटाए जाते हैं, तब दिए जाते हैं जब कंपनी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। देयर इज नो फिक्स रेट डिवाइडेंड, यहाँ पर कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है। यहाँ पर डिवाइडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट से जो कंपनी कमाती है, तो ये यहाँ पर कोई आपको फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। यहाँ इसको लाभांश के तौर पर समझ सकते हैं। अब आता है दूसरा जो ऑप्शन अभी हमने बताया था प्रीफरेंस शेयर। देखिए प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है, यहाँ पर आपको वरीयता दी जाती है किसी भी कंपनी के अंदर। अब वरीयता क्या होती है कि राइट टू रिसीव पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट बिफोर द शेयर होल्डर ओर्डनी। यहाँ पर ये वरीयता जो होती है वो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर वाले स्टेक होल्डर्स को दिया जाएगा, साधारण वालों को बाद में दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको नॉर्मल जो शेयर होल्डर है उनसे ऊपर रख के सबसे पहले जो बेनिफिट है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, बाद में साधारण वालों को दिया जाएगा। यानी कि आपको ऊपर रखा जाएगा, आपको वैल्यू पहले दी जाएगी। और जो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमेशा रिडीमेबल होते हैं, आप कभी भी उसको रिडीम कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है इस प्रीफरेंस शेयर की, वो रिडेम्पशन की, वो स्टार्टिंग से लेकर कब तक होती है, 20 सालों तक की इसकी क्या होती है, ड्यूरेशन होती है कि कभी भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। अगर कंपनी क्या होती है दिवालिया हो जाती है तो क्या करते हैं जो प्रीफरेंस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हकदार हो जाते हैं कंपनी से अपने पैसे को लेने के लिए, किसके थ्रू, कंपनी एसेट। ठीक है, कंपनी एसेट्स बिफोर स्टेक होल्डर्स। मान लीजिए कंपनी डूबने वाली है तो जो ये प्रीफर्ड स्टेक होल्डर होंगे वो क्या करें, कंपनी के एसेट के थ्रू अपना जमा पूंजी जो भी उनका इन्वेस्टमेंट वो निकाल लेंगे। जब किससे पहले, जो नॉर्मल जो साधारण स्टेक होल्डर उनसे पहले ये अपना जो है वो चीज़ निकाल लेंगे, पेड हो जाएगा उनको। एग्जाम्पल के तौर पे जो कंपनीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं डिविडेंड को अपने शोल्डर को अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए। प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स होते हैं फर्स्ट टू रिसीव डिविडेंड पे आउट फ्रॉम द कंपनी, यानी कि जब भी कंपनी को कोई फ़ायदा होता है तो वो सबसे पहले किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, बाद में किसको देगी, आपके नॉर्मल वालों को देगी। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है सबसे ऊपर वरीयता देना यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होगा। यहाँ तक कि जो कंपनी में इक्विटी शेयर वाले होल्डर्स जो होते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है,
जो प्रीफरेंस जो होता है शेयर होल्डर होते हैं, डू नॉट वोटिंग राइट्स, यहाँ पर क्या है, इनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं होता। और हमने अभी पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स में हमें वोटिंग का अधिकार भी होता है, मैनेजमेंट चुनने का भी, लेकिन इन वाले शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। लेकिन जहाँ पर इक्विटी शेयर्स आ जाता है वहाँ पर मैनेजमेंट को चुनना और वोटिंग अधिकार देना दोनों ही आ जाते हैं। अब आता है डिवाइडेंड। यहाँ पर डिवाइडेंड का मतलब आप समझ सकते हैं लाभ से या प्रॉफिट से। देखिए ये कंपनी के जो प्रॉफिट का कोई भी पोर्शन होता है, जैसे कंपनीज प्रॉफिट पोर्शन होता है, वो शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जो डिवाइडेंड होता है रिफर्स टू ए रिवॉर्ड। अब जो डिवाइडेंड है, ये जो लाभांश है या प्रॉफिट आपको कह ले, ये एक तरह का रिवॉर्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, या फिर कुछ कोई अलग तरीके भी हो सकते हैं जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं किसी भी रूप में। और जो प्रीफर्ड स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी उनको पहले अहमियत दी जाती है। जिनको जो अगर मान जो इक्विटी शेयर्स है उनके पास वोटिंग राइट तो है, लेकिन फिर भी वो स्टेक होल्डर के बाद में ही गिने जाते हैं। यानी कि वोटिंग राइट ना होने के बावजूद भी प्रीफर्ड स्टेक होल्डर्स को अधिकार है इस लाभांश में, डिविडेंड में पहले हिस्सेदारी लेने का, ताकि ये जो है आपका इक्विटी शेयर होल्डर से भी ऊपर माने जाते हैं डिविडेंड की सिचुएशन में। जो कंपनी होती है वो चाहे तो रिवार्ड के लिए, इनाम के लिए जो शेयर होल्डर को बाई पेइंग देम सर्टेन अमाउंट क्या करती है, उसको कुछ अमाउंट दे देती है प्रॉफिट के नाते कंपनीज का। इसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट है, ऐसा रिवॉर्ड है जो प्रॉफिट बेस्ड है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने जो है शेयर होल्डर में वो बांट देती है, उसी को आप क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। जो अनशेड्यूल्ड डिविडेंड होते हैं वो पेमेंट्स होते हैं, वो एक तरह के स्पेशल डिविडेंड होते हैं और एक्स्ट्रा मान लीजिए, यानी कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रही है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कभी कभी एक्स्ट्रा भी पे कर देती है। और जो डिविडेंड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं बहुत सारे फॉर्म में। वो कैसे, तो कैश भी दिया जा सकता है, वो स्टॉक के ज़रिए भी दिया जा सकता है, या कोई अदर फॉर्म भी हो सकता है। अब देखिए जो कंपनीज डिविडेंड होते हैं वो डिसाइडेड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई किसी को उठा के प्रॉफिट दे देगा। और इट रिक्वायर्स जो है शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका अप्रूवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर कंपनी एक स्टॉक डिविडेंड 5% देखती है कि भाई कंपनी ने क्या किया, 5% का प्रॉफिट वो सबको दे रही है, तो वो क्या करेगी, वो हर किसी शेयर पे, एवरी शेयर पे, यहाँ पे एवरी शेयर पे वो 0.05 का जो है क्या करेगी, वैल्यू को बढ़ा देगी। तो वो शेयर पर क्या कर देंगे, उनको एक्स्ट्रा में यहाँ पे हर शेयर पर इतना जो है वो पे कर देगी अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, 5% अगर उन्होंने एक्स्ट्रा अनाउंस किया है एग्जाम्पल डिविडेंड, तो वो क्या करेगी, उनके शेयर्स पे 0.05 का क्या कर देगी, जिन्होंने वो शेयर्स खरीद रखे उन पर बढ़ा देगी। अब आता है कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि जब आप कंपनी किसी को शेयर होल्डर को जब प्रॉफिट देती है तो वो किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले वो कैश के थ्रू हो सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सा टिपिकल सा तरीका है जो क्या करता है, या ट्रांसफ़र क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र वहाँ पर कर दिया जाता है कैश फॉर्म। कॉरपोरेशन क्या करती है, उसको सीधा सीधा शेयर होल्डर को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है। ये कभी कभी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कई बार ये चेक में भी हो सकते हैं और कैश में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए या फिर चेक दे दिया या फिर कैश दे दिया। अब आता है स्टॉक। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर किसी को आप कैश बांटे, स्टॉक डिविडेंड्स भी दिए जा सकते हैं अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, न्यू शेयर्स यहाँ पर आप कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, अब आता है एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स होते हैं कॉरपोरेशन के द्वारा वो भी अपने शेयर होल्डर्स को दिए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश और स्टॉक। यहाँ पर एसेट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक तरह की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं, रियल एसेट्स हो सकते हैं, या मे बी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म, जो अपनी जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड एसेट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। कुछ स्पेशल एसेट्स स्पेशल भी होते हैं डिविडेंड। देखिए जो स्पेशल डिविडेंड होते हैं वो एक तरह का इशूड होता है आउटसाइड द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के जो है स्टैंडर्ड से भी अपर लेवल है, जहाँ पर टिपिकली जो आउटकम होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा कैश शामिल होता है। कुछ खास कारणों के टाइम पे वो कुछ एक्स्ट्रा हैंडसम रीज़न होते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा जो होती है कैश वो दी जाती है।
अदर में क्या होता है, कंपनी है नॉट सफिशिएंट। अब मान लीजिए हर कंपनी के पास कैश नहीं है, फंड्स नहीं है, या जो चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर कंपनी क्या देगी, एक स्क्रिप्ट डिविडेंड दे जाती है। स्क्रिप्ट डिविडेंड का मतलब होता है कि आज हमारे पास कैश नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दे पाए, लेकिन हम भविष्य में आपको ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट ज़रूर देंगे। इसलिए इसको यहाँ पर आप इसको प्रोमिसरी नोट भी कहा जाएगा। प्रोमिसरी नोट पे एक तरह का डेट लिखी रहती है कि भाई आपको इतना अमाउंट फलानी डेट को दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह का ये प्रोमिसरी नोट मान लीजिए जब आपके पास कैश नहीं है, एसेट नहीं है, स्टॉक नहीं है, स्पेशल रिवॉर्ड नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब कंपनी प्रोमिसरी नोट के जरिए डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, जहां पर एक डेट दी जाती है कि भाई इस तारीख तक आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो नोट होता है ये पेबिल होता है। पेबिल मतलब आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब होता है ऋण पत्र। देखिए ये ऐसा रूट वर्ड, जो ये वाला जो रूट वर्ड है डिबेंचर्स का, ये लेटिन वर्ड से आया है डिबेंचर, जिसका नाम होता है देयर आर डू, यानी कि ये दे है, यानी कि ये राशि या जो भी आपका पेमेंट है या जो भी है वो ड्यू है और आपको देनी है। देयर आर डू यानी कि ये आपको दे है, देनी है, पेबल है। ठीक है, ये क्लियर हिंट यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो डिबेंचर्स का जो मीनिंग है वो एक तरह का कर्ज को मैनेज करने का तरीका है, डेप्थ अरेंजमेंट है एक तरह का डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर्स है ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म कर्ज होता है बिजनेस का, जो किसी भी हालत में सिक्योर्ड नहीं होता। लॉन्ग टर्म बिजनेस डेप्थ होता है जो किसी भी कंडीशन में सिक्योर्ड नहीं होता। एज पर कंपनी लॉज जो डिबेंचर्स हैं, इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी चीज़ जो कंपनी की क्या है, एविडेंस ऑफ डेब्ट, जो एक सबूत है कंपनी का कर्जे में होने का। यानी कंपनी का कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसी चीज़ जो सबूत बनता है ऋणी होने का। जो डिबेंचर्स होते हैं वो इसेंशली लॉन्ग टर्म का एक तरह का लोन होता है। लॉन्ग टर्म का मान लीजिए लोन होता है जहाँ दैट कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट रेज फ्रॉम कैपिटल, रेज जो मतलब ये एक तरह का ऐसा लॉन्ग टर्म का लोन होता है जो गवर्नमेंट जो हुआ या कॉर्पोरेट सेक्टर हुए वो पब्लिक के थ्रू रेज किया जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। यानी कि जो ये ऋण है या डिबेंचर से आप कहाँ से रेज किया जाता है, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट, कंपनी जो है उसको कहाँ से देती है, पब्लिक से, अगर जब भी कैपिटल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए जब गवर्नमेंट को फंड रेज करना होता है कंस्ट्रक्ट अ रोड फॉर पब्लिक, तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वहाँ क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, जो सब डिबेंचर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, जबकि बाकी शेयर्स इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इक्विटी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डिबेंचर्स होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट जो उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट पेड हो, यानी कि जो डिबेंचर्स होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, कूपन कहा जाता है। जो सम डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स। जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, जिस डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है उसको कहा जाता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और जो नहीं हो सकते कन्वर्ट उनको कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डीमेट अकाउंट पे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है उसके शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उसको हेल्प करता है सिक्योर करने के लिए। देखिए डीमेट यहाँ पर एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसको समझ लीजिए कि डीमटेरियलाइजेशन यानी कि पेपरलेस। यहाँ पर इसको समझ लीजिए पेपरलेस, यानी कि ऐसी फॉर्म जो पेपरलेस है, जहाँ जिसमें एक ऐसा प्रोसेस शामिल है जहाँ पर जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो हार्ड कॉपी होती है सर्टिफिकेट्स की, उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके। डीमेट अकाउंट जो होता है वो कब शुरू हुआ था, 1996 में इंडिया के अंदर ये शुरू किया गया था। वन स्टॉक्स आर होल्ड हेल्ड डीमेटेरियलाइज फॉर्म इन द डीमेट अकाउंट। अगर एक बार जो स्टॉक है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म की तरह डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं तो यहाँ पर
कम से कम चांसेस ऐसे होते हैं कि भाई आपको क्या फिजिकल सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ती, तो देयर इज़ लेस एंड लेस नीड फॉर होल्डिंग फिजिकल अकाउंट, यानी कि एक बार आपके जितने भी स्टॉक डिटेल्स होती हैं वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। दिस इज द काइंड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, इसको आप डीमटेरियलाइज अकाउंट भी कह सकते हैं, पेपरलेस अकाउंट भी कह सकते हैं। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां पर कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है मेंटेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहीं पे बैठ के आप अपना कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं। ये आपको मदद करता है प्रॉपर ट्रैक निकालने के लिए, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप बैठ के एक ही जगह से निकाल सकते हैं। आपको अपने फिजिकल पेपर छानने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब किसी चीज़ को अपने पास एज ए ऑनरशिप रखे रखना। देखिए, होल्डिंग पीरियड एक तरह से सिंपल फॉर्म में देखा जाए एक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम होता है जहाँ पर एक इन्वेस्टर होता है, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको होल्ड करके रखता है। एक ऐसा टाइम जहाँ पर इन्वेस्टर जो होता है अपनी ऑनरशिप को स्टॉक के ऊपर बनाए रखता है, उसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड। इन सिंपल वर्ड्स, एक होल्डिंग पीरियड एक ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर एक इन्वेस्टर क्या होता है उसको होल्ड करके रखता है, यानी कि टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड जो खरीदने बेचने के बीच में होता है, यानी कि चीज़ को खरीदा, फिर 10 साल उसको रखा और फिर बाद में उसको बेच दिया, तो उसका जो होल्डिंग पीरियड हो गया ये 10 ईयर्स हो गया। ये जो है ये हेल्प करता है आपको रिटर्न मिलने पर, यानी कि जितना लंबा आप अपनी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे तो डिसाइड करेगा कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा और उस पर जो टैक्सिंग प्रोसीजर होगा वो क्या लगेगा। देखिए, वाई होल्डिंग पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, होल्डिंग पीरियड किस लिए इम्पॉर्टेंट है, टैक्सेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो डिपेंड करता है कि भाई आपने कितने टाइम पीरियड तक उस सिक्योरिटी को, उस एसेट को होल्ड करके रखा है, जिससे आपका डिसाइड होगा कि भाई आपका टैक्सेशन ज़्यादा बनता है पे करने के लिए या कम बनता है। ठीक है, अब आता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। देखिए, जो लिस्टेड चीज़ें होते हैं जो उनका क्लोजिंग प्राइस होता है वो उनका लास्ट प्राइस होता है, और जो कि पेड किया जाता है किसी भी शेयर्स के लिए स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। स्टॉक मार्केट में जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है वो उसका लास्ट प्राइस होता है, यानी कि जो अंतिम मूल्य होता है वही क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा एक्सचेंज के दौरान पे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओपनिंग प्राइस क्या होता है, वो सेम नहीं होता। जो पिछले दिन जब मार्केट ओपन होती है, जो पिछले दिन लास्ट प्राइस होता है क्लोजिंग, तो जो ओपनिंग प्राइस होता है उसके जैसा सेम नहीं हो सकता, वो डिफर भी कर सकता है। क्लोजिंग प्राइस जो होता है जनरली रिफर्स करता है एक ऐसे लास्ट प्राइस को जहाँ पे जो स्टॉक है ट्रेड किया जाता है ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, जो ओपनिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, प्राइस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस डे, यानी कि ओपनिंग प्राइस एक तरह का फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस डे का, जो सम टाइम क्या होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट का पूंजीकरण, यानी मार्केट की क्या वैल्यू है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी कंडीशन को रिफर करता है जहां पर किसी भी कंपनी की टोटल शेयर वैल्यू का पता चलता है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन को मार्केट कैप भी कह सकते हैं। ये एक तरह का मेजरमेंट होता है, एक तरह का मापन होता है कंपनी के साइज को जानने का। अब एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखिए, एक कंपनी मान लीजिए उसकी जो है 20 मिलियन शेयर्स सेलिंग एट 150, यानी कि उसके पास मान लीजिए 20 मिलियन के शेयर है और एक शेयर कितने का हो गया, $50 का हो गया, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू बनी वो कितने की बनी, 1 बिलियन की बनी। ठीक है, अब देखिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो एग्रीगेट वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है कंपनी के शेयर प्राइस पर, और जो मार्केट कैप होती है वो आपको दे सकती है एक आइडिया कि भाई आपके जो पैसे इन्वेस्ट है वो कितने स्टेबल हैं या कितने रिस्की होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपको अलाउ करता है, इन्वेस्टर को अलाउ करता है, ताकि आप अपना इन्वेस्ट करें और पता चले कि भाई कंपनी की वैल्यू कितनी है और साइज़ कितनी है। इससे आपका ट्रस्ट बनता है, पोटेंशियल वैल्यू आती है। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को प्रेडिक्ट करने के लिए उनका फ्यूचर परफॉर्मेंस, और उनको पता चल जाता है कि भाई मार्केट जो है आपको कितना विलिंग टू पे है, कितना दे सकती है।
ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए भाई ये जो जिस कंपनी में वो इंटरेस्टेड है उसका दूसरी कंपनी से क्या कंपटीशन है। तो ये आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक आइडिया दे दिया कि आखिर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोनस शेयर। ऐसे शेयर्स जो दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए बोनस शेयर एक ऐसे एडिशनल शेयर्स होते हैं जो करंट शेयर्स होल्डर को बिना किसी पैसे के दिए जाते हैं, और ये कंपनी का एक ऐसा संचित अर्निंग होती है, ऐसी टोटल अमाउंट होती है जो किसी लिक्विड फॉर्म में या डिविडेंड्स के रूप में नहीं दी जाती बल्कि कन्वर्ट की जाती है फ्री शेयर्स में। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी का अर्निंग है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि कैश चेक थ्रू नहीं देके फ्री शेयर्स दिए जाते हैं। ऐसा जो कंपनी है वो इसलिए करती है ताकि जो उसके रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट कर जाए, यानी कि अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अब बात आती है शेयर बायबैक की, यानी कि शेयर बायबैक ऐसी कंडीशन है जहां पर दोबारा खरीदे जाते हैं शेयर्स कंपनी के द्वारा, यानी कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है इन्वेस्टर से। ये एक ऐसा अल्टरनेट होता है जहां पर इन्वेस्टर को पैसा दिया जाता है और शेयर्स वापस ले लिए जाते हैं, उनको रिटर्न में मनी दी जाती है। शेयर बायबैक कॉल्ड ऑल्सो शेयर रीपरचेज, यानी कि बायबैक का मतलब है अपने शेयर्स को वापस से खरीद लेना। ये ऐसा इंडिकेट करता है, एक ऐसी प्रोसेस को इंडिकेट करता है जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को वापस से एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जो कंपनी होती है या तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से उन शेयर्स को खरीद सकती है या फिर ऑफर कर सकती है डायरेक्टली एक प्री अनाउंसमेंट के थ्रू, फिक्स रेट भी बता देती है पहले ही, और जो इंटरेस्टेड होता है वो उनको सेल आउट कर देते हैं। एक बार शेयर रीपरचेज हो जाते हैं कंपनी के थ्रू तो ये कंसीडर किए जाते हैं कैंसल, लेकिन भविष्य में दोबारा से इनको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन कंपनी की, या तो वो उन शेयर्स को कैंसिल कर दे लेकिन भविष्य में वो क्या कर देगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिएटिव्स। देखिए डेरिएटिव्स क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ड्राइव करता है, जो अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है, कहाँ से करता है, अंडरलाइन एसेट से करता है। इन अदर वर्ड डेरिएटिव्स क्या होते हैं, डेरिएटिव्स एक तरह के ऐसी चीज़ होती है जो अपनी वैल्यू का अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट से लेती है, जो क्या हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, करेंसीज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स हो सकती है, या कमोडिटीज़ हो सकती है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिएटिव्स होते हैं फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड एंड स्वैप। एक तरह का जो डेरिएटिव्स होती है एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है अंडरलाइंग एसेट के थ्रू। देखिए इट्स वैल्यू जो वैल्यू होती है डिटर्म फ्लक्चुएशन होती है, सॉरी मैं कहने की बात यह है कि जो इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है वो किस, जो फ्लक्चुएशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जो रिंग है, मान लीजिए सोने की रिंग है, वो किससे बनती है, सोने से बनती है। ठीक है, गोल्ड से बनती है। तो यहाँ पर जो सोना है ये अंडरलाइंग एसेट है और जो रिंग है वो क्या है, डेरिएटिव्स है। यहाँ पर सोने का भाव बढ़ेगा तो डेरिएटिव पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सोने का भाव घटेगा तो डेरिएटिव्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ऐसी चीज़ की वैल्यू जो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है वो डेरिएटिव्स कहलाता है, जैसे कि दही। ठीक है, जो दही है वो भी डेरिएटिव का एग्जाम्पल माना जा सकता है, क्योंकि अगर दूध के भाव बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट दही पर आएगा ही आएगा। तो यानी कि जो डेरिएटिव्स की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है अंडरलाइंग एसेट के थ्रू। ठीक है, और जिसका कॉमन एग्जाम्पल है डेरिएटिव्स का वो हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेरिएटिव्स होते हैं वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के, जो अपनी वैल्यू, जो प्राइस की वैल्यू है वो ड्राइव करते हैं, कहाँ से करते हैं, अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं जो मेन एसेट्स होते हैं और उनका इम्पैक्ट दूसरे उस पर पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर गोल्ड और रिंग का एग्जाम्पल दिया, दही और दूध का एग्जाम्पल दिया, तो डेरिएटिव्स ये कहलाते हैं। होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाके एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।